आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो है आपके लिए नया सिलसिला स्टार्ट किए हैं और ये जो है आपका नाम है अंतिम रिवीजन। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो बिहार पुलिस एग्जाम मात्र अब आपका 1 माह बच चुका है, क्योंकि 16 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें जो है डेली हम लोग देखेंगे, सुबह 9 बजे देखेंगे। हमने 8 बजे बताया था, लेकिन ये 9 AM में आपका वीडियो पर डे आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग इतिहास के क्वेश्चन, भूगोल के क्वेश्चन, विज्ञान के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दृष्टि से। ठीक है, और इसमें हम लोग 5000 क्वेश्चन को देखेंगे अभी से लेके एग्जाम तक। अगर ये सभी प्रश्न को देख लेते हैं और डेली आपका 50 क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें अगर आपका 30 नंबर आ जाता है तो आपकी तैयारी जो है बेहतरीन है और आप जो है सिलेक्शन के कगार पर है। और जिसका एग्जाम है वो जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो पाएँ और आपके लिए जो अच्छा प्रश्न हम लेके आ सकते हैं। तो ये जो है आपका एक है कहने का, तो ये 50 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे तो एक क्वेश्चन में अगर हम 5 फैक्ट बताएंगे तो डेली जो है आपको 250 क्वेश्चन आप लेके जाइएगा और मात्र जो है आपको यहाँ पर 30 मिनट समय देना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, तो इसी के दौरान हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, उस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन की तरफ से हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। देखिए इसमें जो है सीरियली वाइज क्वेश्चन लिया है, पहले हिस्ट्री का लिए हैं, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा पॉलिटी का क्वेश्चन है, उसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उसके बाद जो आपका इसमें हो जाएगा करंट का क्वेश्चन है, उसके बाद जो है साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से देनी है और इसमें इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया है, उम्मीद कीजिएगा आप लोग भी बनाइएगा पहले, उसके बाद डिस्कशन को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। अगर हम लोग बात करेंगे चीन भेजा गया था और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक की बात करेगा, तब आपका हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, नागार्जुन। अच्छा, ये सभी जो वसुमित्र थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष से असंग थे, ये सब किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखनी है ये आपका जो था कनिष्क, क्या बोलेंगे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्या बोलेंगे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अच्छा, कनिष्क के दरबार में जब रहते थे तो कनिष्क के याद रखनी है शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति हुआ है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ है। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। अच्छा, कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ है दोस्तों, इसमें जो है अध्यक्षता किसने किया था, अगर इसका अध्यक्ष पूछेगा तो ये वसुमित्र हो जाएगा। और यहाँ पर एक याद रखनी है, एक ऐसा बौद्ध संगति जिसमें कि उपाध्यक्ष का भी जो है मतलब कि निर्माण किया गया, तो उपाध्यक्ष कौन बने थे, अश्वघोष बने थे। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म से जो है आपको बेसिक चीजें जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का जो है जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का 563 BC में हुआ था। और याद रखनी है लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में। आपके एग्जाम में पूछा है कि ये जो लुम्बिनी ग्राम है ये कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखनी है नेपाल में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, नेपाल में पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो याद रखनी है इनका मृत्यु भी हुआ होगा, तो आपको मृत्यु ध्यान देनी है। अच्छा, मृत्यु कहाँ पर हुआ है, याद रखनी है 483 BC में हुआ है। अच्छा, 483 BC में जो लुम्बिनी में मतलब मृत्यु इनका हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो याद रखनी है ये बोल सकते हैं कुशीनगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर जो है किस महाजनपद की राजधानी है, ये भी पूछा है, तो याद रखनी है मल महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहले क्या दिया था, तो उपदेश दिया था। अच्छा, इन्होंने जो सबसे पहले उपदेश दिया वो कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। अच्छा, सारनाथ में जो इन्होंने उपदेश दिए उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुआ तो उसको हम लोग जानते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बात को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा वो चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 से। और प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है यहाँ पर, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये हो जाएगा, याद रखनी है मुंडक उपनिषद। क्या बोलेंगे, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी है। अच्छा, आप लोग बताइए उपनिषद की संख्या कितनी हो जाएगा, तो उपनिषद की संख्या जो है 108 है। कितने हैं दोस्तों, 108 है। अच्छा, उपनिषद का जो है रचना किसने किया है, तो याद रखनी है लोमहर्ष। क्या बोलेंगे,
लोमहर्ष तथा उसका पुत्र था, याद रखनी है, उग्रसर्वा। ये भी जो है आपका जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है। जहाँ से आपका बिहार पुलिस सवाल उठाया है उसी के इर्द-गिर्द हमने क्वेश्चन को तैयार किया है और आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा अगर इस सभी सीरीज को 30 दिन चल जाता है तो, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे हम लोग उपनिषद। एक आपको याद रखनी है उपनिषद जो है जवालोपनिषद, क्या बोलेंगे, जवालोपनिषद, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके लगभग शिफ्ट में इस बार पूछा गया था। जवालोपनिषद में जो है किसकी चर्चा किया गया है, तो याद रखनी है चार आश्रम का चर्चा किया गया है। क्या बोलेंगे, चार आश्रम का चर्चा किया है। चार आश्रम का चर्चा क्या होता है, तो याद रखनी है प्राचीन काल में अगर हम लोग देखेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास में जो है मनुष्य जो है लगभग औसत लिया था 100 वर्ष जीने का। तो इसमें जो 0 से लेके 25 वर्ष था उसको हम लोग किस श्रेणी में लगते थे, तो याद रखनी है ब्रह्मचर्य के श्रेणी में रखते थे, ठीक है। और याद रखनी है 25 से लेके 50 वर्ष के किसको हम लोग रखते थे, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन में, ठीक है। उसके बाद 50 से लेके 75 तक होता था, इसको हम लोग बोलते थे, याद रखनी है, मतलब वानप्रस्थ, क्या बोलेंगे, वानप्रस्थ के नाम से जानते थे। और 75 से लेके 100 तक का जो मतलब समय होता था, इसको हम लोग बोलते थे सन्यासी जीवन, क्या बोलेंगे, सन्यासी जीवन। तो अब देखिए ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो 0 से 25 वर्ष का उम्र का रहता था वो जो है ब्रह्मचर्य रहता था और 25 से लेके 50 वर्ष के मतलब कि मतलब मनुष्य को किस में लाया गया था, गृहस्थ में, कि उसका शादी ब्याह होगा, बाल बच्चे का जन्म देगा और याद रखनी है अपना जो है बाल बच्चे को तैयार करेगा। वानप्रस्थ में रहना था कि उसको जो है मोह माया से छूट जाना है और जो है वो बच्चे की देख रेख करके उसको जो है अगला शरीर तक ला दे। और सन्यासी में था कि लोटा कमंडल उठाइए और बाहर चल जाइए। और इसका घटना जो है कहाँ पर मिलता है, जवालोपनिषद में देखने को मिलता है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे की हम लोग बात करेंगे। ये प्रश्न नंबर आपका 3 होगा, 3 प्रश्न को देखिए, ठीक है। कल से आपको नंबर भी मिल जाएगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में संबंध था। तो यहाँ पर किसका बार कर रहा है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अगर बात करेंगे तो याद रखनी है एक जो था चिश्ती संप्रदाय हुआ करता था, क्या बोलेंगे, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय जो था, याद रखनी है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या बोलेंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। हम एकदम गहराई से जाएंगे और जो है हल्का से हल्का चीज़ भी बताएंगे और भारी से भारी चीज़। आपको अगर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो आप बीपीएससी तक एग्जाम दे सकते हैं, वहाँ तक आपका क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है चिश्ती संप्रदाय का जो है भारत में स्थापना करते हैं और ये किसके समय आते हैं, तो याद रखनी है मोहम्मद गौरी के समय आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इसका अंतिम हुआ, अंतिम गुरु कौन हुआ, अमीर खुसरो हुआ, क्या बोलेंगे, अमीर खुसरो हुआ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और खुसरो जो है किसके समकालीन हुआ, तो याद रखनी है ये बलबन के समकालीन हुआ। तो राइट आंसर तो यहाँ से गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा, लेकिन याद रखनी है अमीर खुसरो ने 8 शासक का जो है मतलब कार्यकाल देखा था और सबसे अधिक दरबार में जो रहा था अमीर खुसरो, ये किसके दरबार में रहे थे, तो याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, क्या बोलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जब रहे थे तो अमीर खुसरो का जन्म यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा गया, बिहार दरोगा में भी, बिहार पुलिस में भी और बीपीएससी में भी। तो याद रखनी है पटियाली में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पटियाली में, पटियाली के याद रखनी है कास गांव में हुआ था, कहाँ पर, कास गांव में हुआ था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सबसे अधिक समय व्यतीत करने के बावजूद जो है इनको अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण किया, तो याद रखनी है तोता ए हिंद, क्या बोलेंगे, तोता ए हिंद का उपाधि किसने दिया, तो अमीर खुसरो ने दिया, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दिया, अमीर खुसरो को दिया, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है खरही बोली का जनक किसको माना जाता है, तो अमीर खुसरो को, ठीक है। और यहीं पर बोला जाएगा कि याद रखनी है अमीर खुसरो को जो हम लोग जानते हैं खड़ी बोली का जनक, और याद रखनी है इसको जो हम लोग बोलते हैं तबला, क्या बोलेंगे, तबला का जो है जनक भी कौन बोलते हैं, तो अमीर खुसरो की ही बोला जाता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब बलबन आया है तो थोड़ा सा जो है हम लोग बलबन के बारे में जान लेते हैं। देखिए बलबन जो है याद रखनी है दिल्ली सल्तनत का जो है शासक हुआ और ये अपने शासन पर बोल सकते हैं कि कब बैठा था, 1266 में बैठा था। 1266 में अपने शासनकाल में बैठता है और याद रखनी है इन्होंने जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, क्या बोलेंगे, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन हो जाएगा, तो बलबन। और इन्होंने याद रखनी है सैनिक के लिए यानी सेना के लिए जो है एक जो है मतलब बोल सकते हैं चलाया क्या, दीवान ए अर्ज, क्या बोलेंगे, दीवान ए अर्ज विभाग का जो है निर्माण किया। और ये किससे संबंधित था, तो सेना से। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ दिया है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका। आगे का प्रश्न है, स्वायत्त
स्वायत्तवाद सिद्धांत है। अगर हम लोग बात करेंगे स्वायत्तवाद सिद्धांत जो है ये कहाँ से हो जाएगा, तो ये जैन धर्म का, और ये क्वेश्चन जो है याद रखनी है, आपका जो 18 अगस्त 2024 में एग्जाम हुआ था उसी का ये प्रश्न है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है आप एकदम एग्जाम में गलत कर दीजिएगा अगर नहीं पढ़ कर जाइएगा। तो स्वायत्तवाद सिद्धांत जो हो जाएगा ये जैन धर्म का। अच्छा, अगर हम जैन बात करेंगे यहाँ पर जैन धर्म का जो है प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। प्रथम तीर्थकर कई बार हमने बताया है, तो ये हो जाएगा ऋषभ देव। कौन हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएगा। अच्छा, वहीं से याद रखनी है 23वां तीर्थकर। 23वां तीर्थकर आपका क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। अच्छा, वहीं से 24वां तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर भी याद रखनी है, तो वो हो जाएंगे आपका महावीर स्वामी। क्या बोलेंगे, महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी से जो है आपका प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर याद रखनी है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो है जन्म कब होता है दोस्तों, तो महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 बीसी में, ठीक है। 540 बीसी में। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है वैशाली में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इनका जो है मृत्यु कब होता है, 468 बीसी में होता है। अच्छा, 468 बीसी में जो इनका मृत्यु होता है वो कहाँ पर होता है, तो पावापुरी में। क्या बोलेंगे, पावापुरी में, ठीक है। अच्छा, पावापुरी कहाँ पर है, तो राजगीर में है। कहाँ पर है, राजगीर में है। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। और ऋषभ जो होता है इसका पहचान चित्र भी आपको पूछा जाता है, तो याद रखनी है सांड हो जाएगा या बैल हो जाएगा, ठीक है। पार्श्वनाथ का हो जाएगा सांप, ठीक है। और महावीर स्वामी की अगर बात करेगा तो ये सिंह हो जाएगा। तो इन सभी फैक्ट को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा। आगे का क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे विजयनगर की बात आया है, तो विजयनगर का स्थापना जो है कब किया गया था, तो याद रखनी है 1336 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा, हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, इन्हीं ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में जो है कितने वंश हुए, तो याद रखनी है 4 वंश हुए। ये भी जो है आपको कई बार पूछा गया है इसका क्रम, तो याद रखनी है संगम वंश, और याद रखनी है संगम वंश, सुलूप वंश, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है तुलुप वंश, और एक लास्ट को याद रखनी है आरवीडू वंश। क्या बोलेंगे, आरवीडू वंश, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, विजयनगर की जो है राजधानी कहाँ पर हुआ करता था, हम्पी हुआ करता था। क्या बोलेंगे, हम्पी हुआ करता था। और यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखनी है इसी के जगह पर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं बहमनी साम्राज्य। क्या बोलेंगे, बहमनी साम्राज्य। अच्छा, बहमनी साम्राज्य जो हुआ तो इन दोनों का जो है युद्ध हुआ। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है युद्ध होता है, और इस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलेंगे, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध को ही हम लोग बोलते हैं राक्षस तांगड़ी का युद्ध। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखनी है ये 1565 में हुआ था। और ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था, ठीक है। और बहमनी साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करेगा तो 1347 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, तो याद रखनी है हसन गंगू ने। हसन गंगू को ही याद रखनी है हम लोग क्या बोलते हैं, बहमनी वंश के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये प्रश्न नंबर आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया, ये तो पुर्तगाली हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, आपको पता होगा कि भारत का जो है जितने भी व्यापार आए हैं, भारत में जितने भी अंग्रेज लोग आए हैं, किस किस देश से आए हैं, तो एक चीज याद रखनी है आपको, याद रखना है पी, उसके बाद याद रखना है डी, उसके बाद याद रखना है ई, उसके बाद याद रखना है डी, उसके बाद एफ। यानी कि पीडीएफ याद रखेगा और बाद में जो है ईडी आ जाएगा। अगर पी से हम लोग बात करें कौन आ जाएगा, पुर्तगाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुर्तगाली आ जाएगा, ठीक है। डी से अगर हम लोग बात करेंगे तो डच आ जाएगा। ई से अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे डी से फिर बात करेंगे तो आपका डेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेनिस हो जाएगा। और लास्ट में आपका कौन आता है, फ्रांसीसी आता है। इसका जो है क्रम आपको पूछा जाएगा, तो क्रम आपको ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली जो आया था 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। डच जो आया था 1602 ईस्वी में आया था। और अंग्रेज की बात करेगा तो 1608 ईस्वी में। अगर ये पूछा जाएगा, कई कई पूछता है कि अंग्रेज 1600 में ही आया था, तो वो भी आपका सही है, लेकिन 1608 में जो है व्यापारिक स्टार्ट किया था। डेनिस की बात करेंगे तो ये 1616 में आया था। और फ्रांसीसी की बात करेंगे तो 1664 में। लेकिन इन सभी में जो है सबसे आगे कौन उभरा, अंग्रेज उभरा। अंग्रेज का सबसे पहले युद्ध किसका होता है, पुर्तगाली के विरुद्ध होता है 1612 ईस्वी में। कौन होता है, तो याद रखनी है थॉमस बेस्ट का युद्ध होता है, ठीक है। ये याद रखनी है। और ये कब होता है, 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध। क्या बोलेंगे, स्वाली का युद्ध। इसमें कौन लगता है, तो याद रखनी है थॉमस बेस्ट। स्वाली का युद्ध कब होता है, 1612 में, जिसमें कि पुर्तगाल जो है हार जाता है।
उसके बाद अंग्रेज का युद्ध होता है डच के साथ। डच के याद जो युद्ध होता है उसको हम लोग किस नाम से ही जानते हैं? बेदरा का युद्ध। अच्छा, बेदरा का जो है युद्ध कब होता है? तो याद रखनी है 1759 में होता है। कब होता है? 1759 में। फिर अंग्रेज का जो युद्ध होता है फ्रांस के साथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डीवास का युद्ध। क्या बोलेंगे? बॉन्डीवास का युद्ध। और बॉन्डीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में होता है। तो इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और डेनिस तो खुद ब खुद घर चल गए। तो यहाँ पर से अंग्रेज जो है सबसे प्रभुत्व और संपन्न हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पुर्तगाली जो भारत आया था सबसे पहले कौन आया था? तो ये तो आपको पता होगा, वास्को डी गामा आए थे। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। ठीक है। चलिए, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है? यानी कि अच्छा शासन जो है आप कर रहे हैं तो स्वशासन की स्थापना का मान नहीं है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती से याद रखनी है 1875 ईस्वी में जो है, यहाँ पर कहाँ पर? तो बम्बई में। बम्बई में इन्होंने क्या किया था? तो आर्य समाज का गठन किया था। क्या बोलेंगे? आर्य समाज का जो है गठन किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्या बोलेंगे? वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्हीं के द्वारा जो है याद रखनी है एक पुस्तक बोला गया था, पुस्तक की रचना किया गया था, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोलेंगे? सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। ठीक है। तो इतना चीज एकदम आपको याद रखनी है स्वामी दयानंद सरस्वती से। यहाँ पर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखनी है 1913 में जो है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो याद रखनी है गीतांजलि के लिए। और याद रखनी है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उनके द्वारा जो है, इनके द्वारा क्या होता है? तो नाइट ऊँट की उपाधि जो है इन्होंने क्या करता है? लौटा देता है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जो है भारत का जो है राष्ट्रीय गान इन्हीं के द्वारा गाया गया है, जन गण मन। ठीक है। और याद रखनी है एक जो है बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, ये भी जो है किनके द्वारा गाया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो याद रखनी है 1893, एकदम ध्यान दीजिएगा। 1893 के शिकागो के धर्म सम्मेलन में जो है इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एक याद रखनी है 1897 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक से दो चीज़ याद रखनी है, एक आपका हो जाएगा केसरी पत्रिका और एक आपका मराठा पत्रिका। ये दोनों एकदम पूछा जाता है। केसरी जो है किस भाषा में छपा था? इंग्लिश में। और मराठा की बात करें, सॉरी, केसरी जो है मराठा भाषा में छपा था। और मराठा की बात करेंगे तो ये जो है इंग्लिश भाषा में छपा था। दोनों उल्टा छपा था। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम जो बनाया गया था ये कब बनाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? 1916 में। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी चीज आपको पूछे जाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 1869 ईस्वी में होता है। ठीक है। अच्छा, ये लंदन पढ़ने कब गए? 1888 ईस्वी में जो है लंदन पढ़ने गए। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वापस कब आए? 1891 ईस्वी में वापस पढ़कर लंदन से वापस घर आ गए। ठीक है। फिर जो है याद रखनी है एक अब्दुल्ला होता है, उनका केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में कहाँ पर जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आते हैं? 1915 ईस्वी में। उसके बाद क्या करते हैं? 1916 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने मतलब साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। उसके बाद बिहार में एक आंदोलन करते हैं 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में इसमें क्या करते हैं? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल करते हैं। ठीक है। उसके बाद 1918 में ही इनके द्वारा क्या किया जाता है? खेरा आंदोलन किया जाता है। उसके बाद 1919 में इनके द्वारा क्या करता है? खिलाफत आंदोलन में भाग लेता है। 1920 में इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। फिर जो है 1922 में क्या हो जाता है? एक चोरी चोरा कांड हो जाता है जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है और गांधी जी को 6 वर्षों का सजा हो जाता था। लेकिन याद रखनी है गांधी जी के अच्छे कार्य की वजह से इनको जो है 2 साल में ही रिहा कर देता है। तो 1922 में गिरफ्तार करते हैं। तो 1922 से 2 साल 1924 में जैसे ही गांधी जी वापस आते हैं तो उसके बाद जो है कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं और बेलगांव अधिवेशन। तो याद रखनी है उसके बाद जो है 1930 ईस्वी में इन्होंने क्या करता है? दांडी मार्च को स्टार्ट करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। फिर जो है 1932 में पूना पैक्ट होता है यरबदा जेल में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बाद। उसके बाद जो है 1942 में जो है याद रखनी है भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम इस तरह के क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता था। अगर हम लोग बात करेंगे बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ है, तो याद रखनी है गुजरात में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। और ये कब हुआ है दोस्तों? तो आपका प्रश्न में ही दे दिया है 1928। वैसे हम कई बार ये प्रश्न को कर दिए होंगे डील। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में गुजरात में हुआ था, ये किसके द्वारा हुआ था? तो
याद रखनी है वल्लभ भाई पटेल जो है इसमें नेतृत्व किए थे। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसमें नेतृत्व जो किया था तो क्या हुआ था, वहाँ का अंग्रेज जो था उसका किसान जो था मतलब बारदौली का, वहाँ पर 30% जो है कर को क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था, यानी बढ़ा दिया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने इनका विरोध किया और कर को जो है कितना ला दिया, लगभग 6% पर ला दिया। इसी से खुश होकर याद रखनी है बारदौली की महिला ने, क्या बोलेंगे, बारदौली की महिला ने जो है इनको क्या किया, सरदार की उपाधि दिया। क्या बोलेंगे, सरदार की उपाधि दिया। ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो या आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपटी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। देखिए, त्रिपुरी संकट अगर बात करेंगे हम लोग, त्रिपुरा अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन की बात करेंगे कांग्रेस का, तो त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है ये जो है 1939 में होता है। 1939 में होता है। इसमें जो है जीत हासिल कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। क्या बोलेंगे, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। लेकिन याद रखनी है त्रिपुरी संकट जब विरोध हुआ था इसका कि सुभाष चंद्र बोस नहीं बनेगा, महात्मा गांधी नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो इसका अध्यक्ष बने, तब जो है सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और किसको बनाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाते हैं। किसको बनाएंगे, राजेंद्र प्रसाद को बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर से राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब थोड़ी सी बात को यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर बात आया है आपका कांग्रेस का, और ऐसा एक टॉपिक है कांग्रेस जो कि अभी तक कई बार एग्जाम में पूछे गए। कांग्रेस का गठन की बात करेगा तो ये कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका गठन किया जाता है। 1885 में जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है, बम्बई में। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो याद रखनी है बोमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1887 में होता है मद्रास में और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में होते हैं इलाहाबाद में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्ला सयानी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 1905, किसकी बात करेंगे, 1905 में बनारस में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में होता है, याद रखनी है ये बोल सकते हैं कलकत्ता में, और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1907 में होता है सूरत अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता करता है रास बिहारी घोष। उसके बाद याद रखनी है 1908 का जो है ये भी अधिवेशन होता है कहाँ पर, अहमदाबाद में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, याद रखनी है आपको हो जाएगा रास बिहारी घोष। उसके बाद 1916 का अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अंबिकाचरण मजमूदार। उसके बाद याद रखनी है 1917 का अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, याद रखनी है कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष बनने वाली होती है एनी बेसेंट, और ये कहाँ पर अधिवेशन होता है, कलकत्ता में। उसके बाद 1925 का अधिवेशन होता है, 1925 का अधिवेशन होता है, याद रखनी है कानपुर में। कहाँ पर होता है, कानपुर में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू। कौन करते हैं, सरोजनी नायडू करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है 1931 का अधिवेशन। 1931 का अधिवेशन कहाँ पर होता है, कराची में, और कराची में जो इसकी अध्यक्षता करता है कौन करता है, तो याद रखनी है आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक आपका होता है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करता है, याद रखनी है आपका हो जाएगा कौन, बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस। एक 1937 में भी होता है फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करता है जवाहरलाल नेहरू। फिर जो है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा, जो आपका प्रश्न पूछा था। इस अधिवेशन की पहले जीतते हैं इसमें कौन, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो है याद रखनी है महात्मा गांधी के चलती जो है ये जो है अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ये सभी चीज एकदम याद रखनी है। और 2025 की बात करेंगे तो अभी जो है मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष अगर आपको पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ पर है, तो याद रखनी है केरल में। कहाँ पर, केरल में है, और सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है पूरे भारत में। अगर हम लोग बात करेंगे जैव विविधता जो है अधिनियम कब आया था, जैव विविधता जो है कब अधिनियम आया था, तो आपको याद रखनी है 2000 में। कब आया था, 2002 में आया था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखनी है 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, ये सभी चीज को एकदम ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए ये भारत है, और भारत के सबसे नीचे क्या है आपको पता होगा, कन्याकुमारी है। क्या है, भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, कन्याकुमारी। अगर हम लोग बात करेंगे कन्याकुमारी जब यहाँ पर है आपका, तो इधर जो है, इधर के हम लोग क्या बोलते हैं, इधर बोलते हैं हम लोग अरब सागर। क्या बोलते हैं, अरब सागर। इधर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है इधर हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर जो है आपका नीचे क्या हो जाता है, हिंद महासागर। क्या हो जाता है, हिंद महासागर। तो देखिए अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों जो मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं, कन्याकुमारी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेगा, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन है? तंत्र मतलब होता है, शैल मतलब होता है चट्टान। अगर बात करेगा खनिज, तो हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, एडीकेवी। क्या बोलेंगे? एडीकेवी याद रखिएगा। तो ए से आपका जो हो जाएगा, याद रखनी है, आर्कियन क्रम का चट्टान। क्या बोलेंगे? आर्कियन क्रम का चट्टान। डी से आपका हो जाएगा धारवाड़ क्रम का चट्टान। क्या बोलिएगा? धारवाड़ क्रम का चट्टान। के से आपका हो जाएगा कुडप्पा क्रम का चट्टान। क्या बोलेंगे? कुडप्पा क्रम का चट्टान। और भी से आपका हो जाएगा बिंद क्रम का चट्टान। और एक जी रखिएगा, जी से आपका हो जाएगा गोंडवाना क्रम का चट्टान। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से सबसे अगर प्राचीन पूछेगा, पुराना पूछेगा, तो आर्कियन क्रम का चट्टान होगा। और सबसे नवीनतम पर्वत अगर चट्टान पूछेगा तो वो गोंडवाना क्रम का चट्टान होगा। धारबार में जो है, याद रखनी है, धारबार किसमें होगा? खनिज के लिए, संसाधन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है धारबार। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब जो है धारबार में होगा। वहीं अगर हम लोग गोंडवाना की बात करेंगे, सबसे अधिक कोयला अगर पूछा जाएगा किस चट्टान में पाया जाता है, तो वो जो गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। तो यहाँ पर खनिज पूछा है, तो खनिज मतलब हो जाएगा धारवाड़ चट्टान। ठीक है। चलिए, बहुत ही आसानी से सभी चीज को देखेंगे, बस आप लोग बने रहिए। येलो स्टैन नेशनल पार्क अवस्थित है। अगर हम लोग बात करेंगे, येलो स्टैन नेशनल पार्क जो है, ये बोल सकते हैं विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क था। ठीक है। विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क था, और ये कहाँ पर है? अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे भारत का जो है पहला नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? भारत का जो है सबसे पहला नेशनल पार्क हो जाएगा, याद रखनी है, हैली नेशनल पार्क। अच्छा, हैली नेशनल पार्क जो है अभी वर्तमान में नाम इसका रखा गया था, याद रखनी है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या बोलेंगे? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये जो है कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड में। वहीं अगर बात करेंगे भारत का जो है सबसे बड़ा पूछा जाएगा आपको, सबसे बड़ा पूछा जाएगा नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाएगा तब दोस्तों? तो लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। अच्छा, जब सबसे बड़ा पूछ दिया तो याद रखनी है, सबसे छोटा भी पूछ सकता है नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? साउथ बटन नेशनल पार्क हो जाएगा। और साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ठीक है। तो इतना चीज को ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है करंट की दृष्टि से याद रखनी है, 106वां जो है नेशनल पार्क आपका क्या था? रायमोना नेशनल पार्क था। और रायमोना नेशनल पार्क आपका कहाँ पर था? असम में था। कहाँ पर था? असम में। लेकिन अभी जो है 107वां जो नेशनल पार्क बनाया है, वो किसको बनाया है? तो याद रखनी है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। तो एकदम इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? देखिए, हमने कई बार आपको जो है ये बताया है, उपग्रह वाला क्षेत्र और जो है ये वाला। देखिए, ये जो है आपका क्या कहलाता है? तो मान के चलिए क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है। उसके ऊपर आपका क्या कहलाता है? समताप मंडल होता है। उसके ऊपर आपका क्या होता है? मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल के ऊपर आपका क्या होता है? तो याद रखनी है, आयन मंडल होता है। और आयन मंडल के ऊपर आपका क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो क्षोभ मंडल है, ये 0 से लेके कहाँ तक होता है? 18 डिग्री तक। और समताप मंडल 18 से लेके 80 तक, सॉरी 18 से लेके 50 तक होता है। 50 से लेके 80 तक होता है, याद रखनी है, मध्य मंडल। और ये होता है 640 तक। तो क्षोभ मंडल में जो है क्या होते हैं? याद रखनी है, मौसम संबंधी घटनाएं अगर पूछा जाएगा तो वो आपका क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज अगर पूछा जाएगा कहाँ पर उड़ता है, तो ये याद रखिएगा, समताप मंडल में। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है। क्या बोलेंगे? सबसे ठंडा मंडल। अगर हम लोग बात करेंगे संचार जो है उपग्रह कहाँ पर होता है, याद रखनी है, ये जो है आपका आयन मंडल में। रेडियो उपग्रह अगर पूछा जाएगा तो ये भी यहीं पर होगा। और भू स्थित उपग्रह जो है अगर यहाँ पर पूछा जाएगा, भू स्थित उपग्रह कहाँ पर होता है? तब बहिर्मंडल में। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको संचार उपग्रह। संचार उपग्रह कहाँ पर होगा? आयन मंडल। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको एकदम याद रखिएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? इस्लाम मतलब सबसे अधिक कहाँ पर रहता है जनसंख्या के अनुसार? इंडोनेशिया में रहता है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत में जो है, याद रखनी है, भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछा जाएगा तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपका क्या होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे की बात करेगा, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब कि छुआछूत का अंत, ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। और ये सभी जितने भी अनुच्छेद आपको दिए गए हैं, एक प्रकार का क्या है? मौलिक अधिकार है। अच्छा, मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से लेके 35 तक। अच्छा, 12 अनुच्छेद में किसकी चर्चा की गई है? तो याद रखनी है, डीपीएसपी मतलब सॉरी, मौलिक अधिकार की राजकीय परिभाषा। 13 में क्या बोला गया है? कि कोई भी ऐसा विधि जो स्वतंत्रता के पहले
लागू हुआ हो या स्वतंत्रता के बाद लागू होगा, उसमें जो है मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसको समाप्त किया जाएगा। ये बोलता है अनुच्छेद 13, यानी कि अल्पीकरण की बात किया गया है। 14 में है, याद रखनी है, विधि के समक्ष समानता। 15 में है, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है, औसरिप्ता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है, बलात्कार एवं बेगारी प्रथा। 24 में है, याद रखनी है, 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। अनुच्छेद 25 में हो जाएगा धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में हो जाएगा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 में हो जाएगा धार्मिक कार्य के लिए अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। 28 में कोई भी विद्यालय सरकारी रुपये से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उपचार, ठीक है। अनुच्छेद 33 में है, याद रखनी है, मतलब बोल सकते हैं सैनिक, भारतीय सैनिक और जो है प्रेस की स्वतंत्रता की गई है इस अनुच्छेद 33 में, ठीक है। अनुच्छेद 34 में जो है, याद रखनी है, अपसपा लागू जब होगा तो इसको जो है और मतलब बोल सकते हैं मजबूत बना सकते हैं। और अनुच्छेद 35 में भी बताया गया, तो ये सभी चीज एकदम आपको याद रखनी है। तो 12 से लेके अनुच्छेद 32 तक एकदम आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना एकदम स्टैंडर्ड लेवल का आपका तैयारी हो रहा है इस करंट क्वेश्चन के माध्यम से। इसीलिए हमने जो बताया है कि अगर इसमें आपका 30 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और अगर आप 50 क्वेश्चन डेली देखते हैं तो 10 फैक्ट हम आपको बता के जाते हैं तो, और 500 चीज आपको एकदम ग्रहण करके जाते हैं, ठीक है। मात्र 30 से 40 मिनट में आपका डेली क्लियर होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए कर्तव्य हो गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 51 में है, 51 के क में हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मौलिक अधिकार से, जो मौलिक कर्तव्य से जो है जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अच्छा, संविधान में जो है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था नहीं था, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। और एक संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें भी एक मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो लिया गया किस कमेटी के सिफारिश पर, तो याद रखनी है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। इसको संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की बात करेगा, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। देखिए संसदीय में अगर बात करेगा तो लोक लेखा समिति होता है, प्रकलन समिति होता है, सार्वजनिक उपकरण समिति। लोकसभा में 22 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। वहीं प्रकलन समिति की बात करेगा 30 सदस्य होता है, 30 का 30 सदस्य लोकसभा से होता है। सार्वजनिक उपकरण समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और याद रखनी है राज्यसभा से आपका होता है 7, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं केग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो है चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। और अभी अगर वर्तमान में बात करेगा कि भारत का जो है केग कौन हो जाएगा, तो भारत का केग हो जाएगा, याद रखनी है, संजय मूर्ति। क्या बोलेंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुआ था। देखिए भारत में अगर चुनाव की बात करेगा तो चुनाव जो है याद रखनी है 1935 के अधिनियम से हुआ। 1935 के अधिनियम में पहला चुनाव 1937 में हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आम चुनाव। आम चुनाव जो सबसे पहले हुआ 1952 में हुआ। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, निम्न में से कौन संविधानांतर संस्था है। संविधानांतर संस्था हो जाएगा आपका योजना आयोग। योजना आयोग ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका गठन जो हुआ गया था, ये कब हुआ था, तो याद रखनी है पहले जो इसका गठन किया गया था ये 1950 में किया गया था, 1950 में। और इसके बाद जो है अभी इसका कब गठन किया गया है, 2015 में नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम रखा गया है नीति आयोग। क्या बोलेंगे, नीति आयोग जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे लोकसभा, संसद जो होता है, संसद का जो है निम्न सदन होता है लोकसभा। लोकसभा में जो है पहले सीट कितना हुआ करता था, पहले सीट हुआ करता था 500 हुआ करता था। लेकिन याद रखनी है एक संविधान संशोधन होता है 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें जो है याद रखनी है 25 सीट को बढ़ाया तो 500 से बढ़कर कितना हो गया, 525 हो गया। फिर जो है एक संविधान संशोधन हुआ 31वां संविधान संशोधन 1973, इसके द्वारा फिर 25 सीट को बढ़ाया गया। अभी जो है वर्तमान में कितना सीट है, 550 सीट। वही बोल रहा है कि संख्या जो बढ़ाया है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब
पैसा हो गया। अगर नया पैसा पहले जो चलता था नया पैसा, क्या बोलेंगे नया पैसा, नया पैसा जो है कब चला था 1957 में। फिर जो है नया पैसा को रूपांतरित किया किसमें, पैसा में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्का। पैसा को जो है कब स्थानांतरित किया 1964 में। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 1 जून 1964, जून हो जाएगा यहाँ पर 1 जून 1964, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ओजोन परत देखिए ये जो अभी तुरंत हमने बताया सर क्षोभ मंडल के ऊपर जो आपका होता है समताप मंडल, समताप मंडल में याद रखनी है क्या होता है, याद रखनी है ओजोन परत पाया जाता है 15 से लेके 35 डिग्री तक, ठीक है 35 किलोमीटर तक। और इसमें जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था 16 सितंबर 1987 को होता है, और ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में होता है। और कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब इसका गठन होता है, मतलब कि बोल सकते हैं सम्मेलन होता है, इसी सबसे हम लोग क्या मनाते हैं 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं ओजोन दिवस, और डॉप्सन इकाई में ओजोन की परत को मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने डैश को हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। देखिए आयुर्वेद को जो है मनाने का फैसला कब किया है, 23 सितंबर से किया है। कब बोलेंगे, 23 सितंबर से किया है। अगर हम लोग बात करेंगे इसको जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या हो जाएगा, याद रखनी है आयुष मंत्रालय का अभी अध्यक्ष आपको पूछेगा, मंत्री पूछा जाएगा, कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है सर्बानंद सोनेलाल। क्या बोलेंगे, सर्बानंद सोनेलाल हो जाएंगे। तो इसको भी एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सांगड़ी को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। और सांगड़ी एक प्रकार का बोल सकते हैं सब्जी होता है, क्या होता है, सब्जी होता है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे जीआई टैग, जीआई टैग जो दिया जाता है याद रखनी है, डीआई टैग का अधिनियम की बात करेंगे, इसका अधिनियम कब आता है 1999 में, और इसका जो है प्रस्तुति गठन कब किया जाता है 2003 में। और सबसे पहला जीआई टैग जो मिलता है 2004 में मिलता है, और किसको मिलता है, तो याद रखनी है दार्जिलिंग की चाय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, दार्जिलिंग चाय को दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अभी तक जो है टोटल जो है कितना दिया गया है, तो 10,000 जो है जीआई टैग देने का प्रावधान हो गया है, तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। इससे पहले कौन थे, तो याद रखनी है प्रतिसूदन थे। कौन बोलेंगे, प्रतिसूदन हो जाएगा। अच्छा हम लोग बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का जो है गठन कब किया गया था, तो याद रखनी है 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। और इसका सबसे पहला जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था 1926 में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करेगा इसका जो है किस आर्टिकल में जो है इसकी चर्चा किया गया संघ लोक सेवा आयोग का, तो याद रखनी है अनुच्छेद 315 हो जाएगा। यही बात करेंगे डॉक्टर राजीव कुमार क्या थे, तो याद रखनी है चुनाव आयोग के जो है पहले अध्यक्ष थे। और चुनाव आयोग का अभी वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है वर्तमान में अगर पूछेगा तो वो आपका ज्ञानेश कुमार हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। और याद रखनी है दो व्यक्ति और है उप मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको बोलते हैं, तो एक आपका हो जाएगा सुखविंदर सिंह सिंधु, और याद रखनी है एक आपका हो जाएगा विवेक जोशी। कौन हो जाएंगे, विवेक जोशी हो जाएंगे। ये एकदम करंट की दृष्टि से एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जस्टिस बी आर गवई भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति जो किस धर्म को, तो देखिए भारत का अगर हम लोग बात करेंगे चुनाव, भारत का जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बना है, तो आपको पता होगा बी आर गवई बना है। कौन बना है, बी आर गवई। और बी आर गवई जो है किस क्रम से बने हैं, 52वें नंबर क्रम के बने हैं। इससे पहले कौन थे, 51वां भी आपको पूछा जाएगा, तो याद रखनी है संजीव खन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना। और अगर बात करेगा ये जो बी आर गवई है ये किस धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। सीसीआई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 कितने जीता, तो पंकज अडवाणी ने जीता। जहां भी बिलियर्ड्स देखिए वहां पंकज अडवाणी आपको ठोक देनी है। अगर हम लोग बात करेंगे याद रखनी है खेल, तो याद रखनी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है याद रखनी है यूथ गेम्स 2025 का अनावरण कौन सा राज्य करेगा, तो याद रखनी है बिहार करेगा। कौन करेगा, बिहार करेगा। और बिहार के 5 क्षेत्रों में क्या जाएगा, तो एक याद रखनी है राजगीर हो जाएगा, उसके बाद आपका पटना हो जाएगा, उसके बाद आपका बीजेपी यानी भागलपुर हो जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे भागलपुर के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो एक आपका जो हो जाएगा बेगूसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए
आगे की बात करेगा, डैश ने नई दिशा लर्निंग पथ नाम के एक अभियान शुरू है तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसको एकदम याद रखिएगा क्योंकि अभी जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई हो जाता है। पथ नाम लर्निंग पथ नाम एकदम याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा लागू किया गया है। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल डैश द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है। तो बंडारू दत्तात्रेय हो जाएगा, और याद रखनी है ये जो हो जाएंगे तो बोल सकते हैं ये जो है हरियाणा का मतलब वो राज्यपाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, गौतम बुद्ध से संबंधित बैसाख पोया उत्सव किस देश में? तो बैसाख पोया उत्सव जो है श्रीलंका में बनाया गया। कहाँ पर? श्रीलंका में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साइंस का स्टार्ट है, कार चलाते समय अपनी पीछे की यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो उत्तल दर्पण। कोई भी चीज को छोटा करके देखना है तो याद रखनी है उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर आपको पूछ दिया कि गाड़ी के जो है याद रखनी है बैकलाइट में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि लाइट में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तब जो है आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर? अगर आपको यहाँ पर याद रखनी है समुद्र में पूछे तो समुद्र में याद रखनी है ऊपर अगर पूछेगा तो ऊपर हो जाएगा 1/10, और अगर नीचे पूछेगा तो नीचे आपका हो जाएगा 9/10। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ऊपर पूछ रहा है तो 1/10 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि नदी में कितना होता है, नदी में जो है आपको कितना होता है ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में, प्रेशर कुकर में अगर खाना कम समय में पड़ जाता है तो क्यों बन जाता है? तो अधिक दाब के कारण। तो अधिक दाब के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग सेल्सियस में बात करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद हम लोग केल्विन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। ये तीनों चीज़ को एकदम याद रखिएगा, ये मानव का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। देखिए विद्युत ऊर्जा था उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो कौन बदलेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा कौन होता है? डायनमो होता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होगा? अगर सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा बैगनी। कौन हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। ठीक है, और अगर सबसे अधिक आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ किसका होगा, तो याद रखनी है वो आपका हो जाएगा लाल का। किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और प्रकीर्णन जो है ये इसका उल्टा हो जाएगा। प्रकीर्णन अगर सबसे कम पूछ दिया तब आपका लाल हो जाएगा, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, आकाश नीला प्रतीत होता है जब भी बोलेंगे कि रंग का घटना आएगा तो वो जो है किसका होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं, इसीलिए जो है आकाश हमको नीला प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, जुगाली करते हुए पशुओं में जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वो कौन होता है? मिथेन। यानी जुगाली जो मतलब कि जानवर जो जुगाली करते हैं उससे कौन सा गैस का स्राव होता है? मिथेन गैस। मिथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ये किसका घटक है? तो याद रखनी है बायोगैस का घटक है। क्या बोलेंगे? बायोगैस का घटक क्या हो जाएगा? ये आपका मिथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस बोल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जब एसिटिलीन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहाँ भी एसिटिलीन देखे वो वेल्डिंग के लिए होता है। देखिए एसिटिलीन में जब याद रखनी है, एसिटिलीन में जब जल मिलाया जाता है तो ये याद रखनी है क्या हो जाता है? तो ये जो है गैस को पकाने के लिए होता है, फल को पकाने के लिए होता है। और जब इसमें जो है एसिटिलीन में जब ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तब जो है ये किसका निर्माण करते हैं? तो वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अशुद्ध जल में सबसे बड़ी मात्रा पेयजल तैयार करने वाला कौन है? तो याद रखनी है निथारकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में नियॉन और जो है याद रखनी है पारद का वाष्प भरा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसमें सब तो कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो रसेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। एकदम याद रखिएगा गन मेटल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, याद रखनी है यहाँ पर अगर पीतल में पूछेगा, पीतल में जो है किसको मिलाया जाता है? तो याद रखनी है तांबा एवं जिंक को। क्या बोलेंगे? तांबा प्लस जिंक को जो है मिलाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ टीन प्लस अगर शीशा पूछेगा तो इससे क्या बनाया जाता है? फ्यूज को बनाया जाता है। ये सभी बात एकदम आपको याद रखनी है। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के लिए पीएच का मान कितना होता है? तो लगभग 7 होता है। जल उदासीन होता है, उदासीन के लिए जो पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। अगर हम लोग बात करेंगे पीएच का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने जो है पीएच का खोज कब किया था? 1909 में किया था। इसको भी एकदम आपको ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधों के विकास के लिए जो आवश्यक नहीं है वो सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो याद रखनी है सेल्मोना बेसिलाई। और एक प्रकार का ये क्या होता है? जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है, जो कि भोजन को विषाक्त प्रदान करते हैं। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। हीमोग्लोबिन में, किसमें? हीमोग्लोबिन में। विटामिन डी की बात करेगा तो इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी का एकदम याद रखिएगा, रासायनिक नाम आपको पूछा जाएगा कैल्सीफेरोल। क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। ठीक है, एक दो एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है सिस्टोलिक एवं डिस्टोलिक, ये जो है बिहार दरोगा 1275 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 120/80 होगा। क्या होगा? 120/80 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व, याद रखनी है ये किसके द्वारा हो जाएगा? याद रखनी है कार्बोहाइड्रेट के खाद्य प्रणों का अत्यवर, वसा एवं खाद्य प्रणों का मध्य अंतवर, सलाद एवं खदों का। तो ये हो जाएगा प्रोटीन के खाद्य एवं मध्य अंतवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आज हमने आपको लगभग 55 क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग डेली बने रहिएगा। हमारा वह तैयारी आपके लिए होते रहेगा। और डेली अगर 50 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का यहाँ पर डिस्कशन होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग शाम के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।